మిత్రులారా, ఇంతవరకు యుగ పరివర్తన అంటే ఈ యుగంలో మార్పు పరివర్తన ఎలా వస్తుంది, ఎలా తీసుకుపోతారు అనే విషయాన్ని హితేష్ గారు చాలా క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది. ఆయన చెప్పినట్టుగా భారతదేశం నుంచి మార్పు మొదలు కావాలి. ఎందుకంటే భారతదేశము ఆధ్యాత్మికానికి, అదేవిధంగా జ్ఞానానికి ఇక్కడ కావలసినంత రిసోర్సెస్ ఉన్నవి. అందువలన పరివర్తన అనేది భారతదేశం నుంచి మొదలై ప్రపంచం మొత్తం చుట్టుకొస్తుంది. అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో కూడా పోతుంది. అయినప్పుడు వసుదైవ కుటుంబము అంటే ఒకటే మానవత, ఒకటే ప్రపంచము, వన్ హ్యుమానిటీ, వన్ వరల్డ్ అనేటటువంటిది మొదలవుతుంది. అట్లా మొదలైనట్టయితే అందరు సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్పేసి హితేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు हितेश जी, हाँ जी, आप अभी तक ये मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छा और क्लियरली बोल दिया है. अब हम ये जो मूवमेंट हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से वाशिंगटन ले जाना है, कैसे ले जा सकते और ले जाने के लिए अपने पास क्या रूल्स है, क्या मेथड्स है, क्या टेक्नोलॉजी है. क्यों बोले तो यहाँ एक प्रॉब्लम हम ही नहीं, यहाँ के ज्ञानवान लोग भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करे, ऐसा फेस करे. और एक कंक्लूजन में आया कि आदमी खुद चेंज होना अच्छा है दूसरों को चेंज करने से. क्यों बोले तो दूसरा किसी को सुनता नहीं और उसको समझ में आए तो ही उन्हें चेंज हो जाता, और उसको माइंड में परिवर्तन आना बोल के सोचे तो उसमें परिवर्तन आता, दूसरों से नहीं आता बोल के बोलते. अब हमारे देश में और हमारे जगत में 364 रिलीजन्स है एंड यूनिवर्सिटीज में 360 डिपार्टमेंट्स है. उसमें परिवर्तन का कोई डिपार्टमेंट नहीं. रिसेंटली हमारे भारत से चेंजोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट आ गया. ये सब्जेक्ट बहुत यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, फिर उसका डिपार्टमेंट कम आ गया. ऐसे हालत में यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से और स्कूलों से, इंस्टीट्यूशन से बच्चों को कैसा चेंज करना है और बच्चों को चेंज करके उन लोगों को लीडर बना के, चेंज एजेंट्स बना के और उसको अवतार बना के वन फैमिली, वन ह्यूमैनिटी, वन वर्ल्ड, ये कैसा हम ला सकते हैं, इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए. बिल्कुल. इस पे पूरी जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की परियोजना है इसी चीज़ पे काम कर रही है. और एक अच्छी बात ये है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के दौर से गुज़र रहे हैं जिस वक्त पूरा वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है. आप चाहे वो व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी कह लो, फेसबुक कह लो, सोशल मीडिया की और दूसरे टूल्स कह लीजिए. आज की डेट में और जो कोरोना ने दिखाया हमें कि कोरोना के केस में जब लॉकडाउन हुए तो सब लोग ऑनलाइन आ गए. अब ऑनलाइन आने का अर्थ ये है कि सभी लोग इक्वी डिस्टेंस हो गए, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे. तो जो आपके साथ वाले घर में व्यक्ति रहता है और वो आपके साथ ऑनलाइन मिल रहा है, और जो 7 समुंदर पार रह रहा है और वो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, तो दोनों बराबर ही डिस्टेंस पे आ गए. तो इसका अर्थ ये है कि इस टेक्नोलॉजी में ये क्षमता है कि वो दूर बैठे हुए लोगों को भी संचार माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ सकती है. तो युग परिवर्तन में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्व है. दूसरा, मास कम्युनिकेशन का जो मीडिया है, जैसे आपका टीवी चैनल हुआ,
इसके अलावा और भी बहुत सारे टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं। तो वो उस फोर्स मल्टीप्लायर का और एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्रिएट करने का और रिपल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करने का माध्यम बनेगा। तो आज की डेट में ये इतना मुश्किल नहीं है कि यदि कोई एक अच्छा इनोवेटिव ज्ञान अगर पृथ्वी के किसी भी कोने में आया हो तो उसके पूरे विश्व में फैलने का जो माध्यम है, फैलाने का जो माध्यम है वो अवेलेबल है, वो उपलब्ध है। तो इसी तरीके से युग परिवर्तन भी धीरे धीरे सारे ही विश्व में फैल जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं, चाहे वो आप यूएस कह लीजिए, यूके कह लीजिए, दुबई में हैं, अबू धाबी है, कतार हैं और ऑस्ट्रेलिया हैं। यहाँ पे बैठ के भी बहुत से लोग प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के साथ जुड़े हुए हैं और वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम और डेवलपमेंट सिस्टम, फ्रेमवर्क, उन सब का एक तरह से हिस्सा बन रहे हैं, भाग बन रहे हैं, जिनके द्वारा उनको ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उनसे नई व्यवस्थाओं की ओर लाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी इसमें हमारा सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरे विश्व में इसको चेतना को लेके जाएंगे। और जहाँ तक आपने बात की चेंजियोलॉजी की, कि चेंज को स्वीकार करने के डिपार्टमेंट नहीं थे, यूनिवर्सिटी में भी नहीं थे, चेंज को पैदा करने के भी नहीं थे, तो इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में दो ही तरह की चीज़ हैं, एक होती है चेंज और एक होती है कांस्टेंट। या तो परिवर्तनशील है या फिर वो परिवर्तनशील नहीं है। तो यदि हमको कोई चेंज लाना है तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहाँ से उस चेंज को समझना है कि किस चेंज की आवश्यकता है, इस परिवर्तन को कैसे लाएं, उसके लिए चेंज के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति प्रथम दृष्टा बने, विजनरी बने, उस चेंज से बाहर निकल के यूनिवर्सल कांस्टेंट को समझे और उन यूनिवर्सल कांस्टेंट के द्वारा अपने विश्व दर्शन को, वर्ल्ड व्यू को डेवलप करे, तब उसको ठीक से समझ में आएगा कि क्या चेंज करना सही है और क्या चेंज करना गलत है। केवल होने के लिए, नाम के लिए चेंज करना कि भाई चेंज करना है इसलिए कर दिया, वो सही नहीं है। चेंज की दिशा सही होनी आवश्यक है और दिशा के लिए मंजिल का जानना आवश्यक है। तो हमने बहुत सारे जो सिस्टम इसमें बनाए, फ्रेमवर्क बनाए, उसमें हर फ्रेमवर्क में, हर ट्रेनिंग में, हर कम्युनिकेशन में डाला कि जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में आए वो चेंज के डोमेन में, इल्यूजन के डोमेन में, माया के डोमेन में, जहाँ पर भी है वहाँ से कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ के कांस्टेंट की तरफ बढ़े। तो जब पूरे विश्व में कॉमन कांस्टेंट, कॉमन प्रिंसिपल्स तक हम पहुँच जाएंगे तो सब लोगों का मिशन एक ही हो जाएगा और जब सब लोगों का मिशन एक ही हो जाएगा तो फिर परिवर्तन तो होके रहेगा। तो इसी पूरे फ्रेमवर्क के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। పరివర్తన ఇక్కడి నుంచి మొదలై విశ్వమంతా వాళ్ళ యొక్క లీడర్స్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది అని అంటున్నారు। ये तो अच्छा है, फिर आदमी खुद चेंज नहीं हुए तो उन्हें कैसा दूसरों को चेंज करता है। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ज्ञान से रिलेटेड कम्युनिकेशन, विचार जो है इस समय उपलब्ध हैं भारत में भी, विश्व में भी। तो उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट कि केवल अपने आप को परिवर्तित करो, दूसरों को परिवर्तित ना करो, उस पर ध्यान ना दो। तो अगर इसको फिलॉसफी से देखें तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा कि ये बात दोनों तरफ सही है कि दूसरे को ना बदलें, केवल अपने आप को बदलें के पीछे जो भाव है वो ये है कि पूरे विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही खुद भी हो और जो दूसरे लोग हैं वो भी आप ही हो। जब तक हम उसको शरीर के, मन के और बुद्धि के स्तर से देखते हैं तब तक ही लोग अलग अलग नज़र आते हैं। जैसे ही आप उसको आत्मा के स्तर पे देखते हो तो हर कोई आप ही हो, आप ही का विस्तार है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि दूसरों को ना बदलें, केवल अपनों को बदलें, उसके पीछे भाव ये है। अगर उसका मतलब ये निकाल लिया कि बस एक आइसोलेशन में चले जाओ, अकेले में चले जाओ और खुद को बदलो और दूसरों को ना बदलो, तो फिर वो गलत है। क्योंकि जो चेंज लीडर होते हैं और चेंज के मेंटोर होते हैं, उनका फुल टाइम जॉब है दूसरों को बदलना। उनके एक एक विचार से, एक एक कर्म से दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो बदले जाते हैं। तो इस काम को अगर कॉन्शियसली किया जाए और सुपर कॉन्शियसली किया जाए तभी सही बदलाव होगा।
तो इन सारी मिथ्या धारणाओं को या ऐसी धारणाएं जिनका सही तर्क लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है, वो हमारे सिस्टम में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में हर उस धारणाओं को चैलेंज करते हुए हम सही तर्क लोगों के सामने ला रहे हैं, जिससे कि जो हज़ारों सालों से गलत धारणाएं चल रही हैं वो टूटने लगें और सही धारणाओं को ही लोग धारण करें। परिवर्तन प्रैक्टिकली समझना है। प्रैक्टिकली समझने के बाद वो एक्सपीरियंस से आदमी परिवर्तन में चले जाता है। फिर हमारे देश में और हमारे जगत में इतने रिलीजन्स है, रिलीजन्स में कहीं भी मानवता के लिए जगह नहीं है और चेंज के लिए भी जगह नहीं। इसलिए ये जगत में अभी तक 5000 ईयर्स में 6000 वार्स हो गया, और भारत देश में एवरी डे देर इज ए वार बिटवीन वन caste एंड अदर caste, वन रिलीजन एंड अदर रिलीजन। ऐसे स्थिति में और ऐसे परिस्थिति में हम चेंज को कैसा लोगों के साथ ले जा सकते हैं? देखिए, ये बात सही है कि भारत में जैसे आपने बताया कि हर रोज़ कम से कम एक वॉर हो रही है और पूरे विश्व में 5000 वर्षों में 6000 वॉर्स हो चुकी हैं। तो ये वॉर्स का पहले रूट कॉज पे जाएंगे कि जड़ पे जाएंगे, क्यों होती है ये वॉर? तब होती है जब सही और गलत की जो डेफिनेशन है उसमें दो गुट हो जाते हैं या दो गुट से अधिक हो जाते हैं। यानी कि केवल वार का एक ही जो कारण है वो ये है, सही और गलत की डेफिनेशन में एक मत ना होना। चाहे वो आज की डेट में भी देख लें, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देख लें, या और भी किसी दो कंट्रीज़ के बीच में जो युद्ध है उसके रूप में देख लें। वो क्यों हो रही है? क्योंकि सबकी आइडियल वर्ल्ड की डेफिनेशन अलग है, सही और गलत की डेफिनेशन अलग है। और वो क्यों अलग है? क्योंकि एक कॉमन बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है जिसको देख के हम ये कह सकें कि हाँ, अब अपनी अपनी धारणाओं को, अपने अपने विचारों को इस कॉमन बेंचमार्क से चेक कर लें कि किसकी सही है किसकी गलत है। तो इस वजह से सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी में हार्डन्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और वहाँ से बदलने के लिए तैयार नहीं होते। और जैसा आपने कहा रिलीजन, तो रिलीजन में भी यही होता है कि जो रिलीजन बदलाव के लिए तैयार नहीं है वही समाज के ऊपर बोझ बनते हैं, और जो बदलाव के लिए तैयार हैं, जो रिसर्च बेस्ड है, प्रैक्टिकल हैं, प्रिंसिपल बेस्ड हैं और डिराइव करके जिसमें सही और गलत का निर्णय लिया जाता है, ना कि किसी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, वही रिलीजन, वही धर्म, वही संप्रदाय, वही समूह मानव का सही दिशा में बढ़ता है, बाकी सब गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें बात आती है कि जो गलत दिशा में है उनका क्या कर्तव्य है और जो सही दिशा में है उनका क्या कर्तव्य है। तो जो गलत दिशा में है उनको अगर मालूम होता कि सही दिशा क्या है तो वो अपने आप को भी बदल लेते और दूसरे लोगों को भी परिवर्तित कर देते। तो ये उत्तरदायित्व उन लोगों का बनता है जिनको सही दिशा पता है। वो खाली नहीं बैठ सकते, वो अकेले पहाड़ पे नहीं जा सकते, उनको दिन रात मेहनत करनी है, चाहे उसके लिए उनको कितना भी परिश्रम करना पड़े। लेकिन जो जो लोग गलत राह पे चले गए हैं उनको सही राह पे लाने का माध्यम बनाएं, उनके लिए वो कारपेट बिछाएं। ऐसा नहीं कि गर्दन पे तलवार रख के उनको बोले कि हमारा वर्जन ऑफ सत्य स्वीकार करें। सत्य को स्वीकार करने का जो सबसे सही तरीका है वो है बातचीत, डिस्कशन, तर्क। उस तर्क के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, जिसको पहले शास्त्रार्थ भी कहा जाता था, उसके माध्यम से सही और गलत का जो मनुष्य जाति फैसला करे। और इसी को हमने प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में कैसे दिखाया है कि सारे धर्मों को एक साथ बुला के एक प्लेटफॉर्म पे उनको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया जाए कि क्या आप इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को स्वीकार करते हो। तो बिल्कुल तर्कपूर्ण होगा तो ही स्वीकार होगा। तो उसको तर्कपूर्ण रूप में सबके सामने लाने का जो उत्तरदायित्व है वो गुरुओं का है कि सारे गुरु आपस में जुड़ के उसको तर्कपूर्ण ढंग से पहले तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सामने लाएं, फिर उसके बाद डिस्कशन करें, आत्ममंथन करें, स्वाध्याय करें और कॉमन मिनिमम से कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम तक पहुँचें। और उस कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम को पूरे विश्व का एक रिलीजन
और एक आइडियोलॉजी और एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाएं। यदि हमने ये कर दिया तो हम सब एक ही टीम के पार्ट हो जाएंगे, फिर कोई ओपोनेंट नहीं रहेगा। और टीम के बारे में मैं आपको बता दूं, TEAM का अर्थ होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम जुड़ के सहयोग अवस्था से कोलैबोरेट करके इंटरडिपेंडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर किसी का लाभ होता है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है चरितार्थ हो जाता है। If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.